तो दोस्तों आज हम फिर करेंगे 30 वे प्रश्न जो बाल मनोविज्ञान के हैं, यानी कि सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आज हम फिर सॉल्व करेंगे। जहां चाह है वहां राह है। इसी के साथ आइए प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर देंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे पास एक कोटेशन है। आज का जो कोटेशन है बड़ा ही प्यारा है। आप हर बातों को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, मतलब कि आपको लगेगा कि वाकई में आज का जो कोटेशन रहा है बड़ा ही शानदार रहा। सफ़र की हद है वहाँ तक की, सफ़र की हद है वहाँ तक की कुछ निशान रहे, सफ़र की हद है वहाँ तक की कुछ निशान रहे, चले चलो की जहाँ तक कि आसमान रहे। एक क्या उठाएं कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है पैरों में कुछ थकान हो, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो की जहाँ तक कि आसमान रहे। एक क्या उठाएं कदम, एक क्या उठाएं कदम, आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। आइए प्रारंभ करते हैं इसी के साथ आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न बड़ा ही शानदार है। जिस तरह से कोटेशन इतना टफ था उसी तरह से पहला जो प्रश्न है वो भी थोड़ा से टफ ही रहेगा। चलिए, लेकिन अगर आप थोड़ा से ध्यान से समझकर रिप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो प्रश्न है सही हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि वहीं पर दूसरा बच्चा यानी कि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। एक बच्चा जो है 11 महीने में चलना सीखता है, वहीं पर दूसरा बच्चा जो है वो 15 महीने में चलना सीखता है। अब यहाँ पर तर्क में ये कहा जा रहा है कि व्यक्तियों में विकास जो होता है भिन्न भिन्न दर पर होता है। व्यक्तियों में विकास जो होता है भिन्न भिन्न दरों पर होता है, ठीक है। और ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि पहला और आर मतलब ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहता है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपसे ये कहता है कि अगर देखा जाए तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है ए की व्याख्या सही नहीं करता। आर सही व्याख्या ए की नहीं करता है। और सी ऑप्शन कहता है कि सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और यहाँ पर देखा जाए तो ए और आर दोनों ही गलत है। जवाब जल्दी से इसका दीजिए, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। अब इसका जवाब देने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा बच्चा वही 15 महीने में चलना सीखता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी बच्चा हो सकता है कोई बच्चा 11 महीने में चले, कोई बच्चा 15 महीने में चले। अब यहाँ पर बात ये आती है दोस्तों, अब यहाँ पर बात ये आती है कि व्यक्तियों में विकास जो होता है भिन्न भिन्न दरों पर होता है। बिल्कुल सत्य बात है, व्यक्तियों में जो विकास होता है भिन्न भिन्न दरों पर ही होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, क्योंकि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न बड़ा ही प्यारा है, जवाब दीजिएगा बड़े ही साधारण तरीके से। देखिए, प्रश्न में ये कहा जा रहा है विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। जेनेटिक मेकअप यानी कि आनुवांशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर और सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए। कुछ छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि मैं क्या कह रहा हूँ। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है, मतलब कि इनमें से कौन किस पर निर्भर है। तो अगर देखा जाए तो इसके आंसर के बारे में तो आनुवांशिक बनावट भी बिल्कुल सही है, भौतिक वातावरण भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विकास में, और सामाजिक सांस्कृतिक भी महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। प्रश्न है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है, ठीक है। पहला ऑप्शन कहता है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, और तीसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो मध्य बाल्यावस्था, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर कहता है किशोरावस्था। प्रश्न बड़ा ही प्यारा है, जवाब जल्दी से दीजिए।
प्रश्न बड़ा ही प्यारा है, जवाब जल्दी से दीजिए। कुछ छात्र जवाब देना शुरू कर रहे हैं। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है? किस अवस्था में अगर देखा जाए तो प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है? प्रारंभिक, शैशवावस्था, मध्यावस्था और किशोरावस्था। देखिए अगर देखा जाए तो अर्ली चाइल्डहुड हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि प्रतीकात्मक खेल जो होता है इसी में बढ़ता है और इसमें संज्ञानात्मक विकास को समर्थन भी मिलता है। जैसा कि बात करते हैं, इसमें कहा भी गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो प्रतीकात्मक खेल को बढ़ाता है और संज्ञानात्मक विकास के समर्थन को भी देता है। 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था या कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड कहा गया है। इसमें बच्चे प्रतीकात्मक संकेतात्मक खेल खेलते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल में सुपर हीरो, राक्षस, अग्निशामक व्यक्तियों का अभिनय करते हैं। ठीक है, सोचिए कि कभी हीरो बनने का अवसर मिला हो। ठीक है, कभी हीरो बनने का अवसर इस समय मिला होते, ये वही उम्र है जब हम हीरो बनते थे। बच्चे लकड़ी के गुटकों के प्रयोग कर सेल फोन का प्रयोग करते थे। आप याद करिए, हमने आपको माचिस वाली जो बातें बताई हैं कि माचिस 2 माचिस लीजिए और फ़ोन बना लीजिए, वही बातें यहाँ पर है। ठीक है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों में विभिन्न घटनाओं और कार्यों के प्रति समझ विकसित हो जाती है। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमें किस प्रकार के संकेत दे रहा है और चौथा प्रश्न कहने का क्या निहितार्थ है, यानी चौथे प्रश्न में कहने का क्या निहितार्थ है, जवाब दीजिएगा। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, मतलब कौन सी संस्था है जो समाजीकरण की संस्था है? बुक्स एंड मैगजीन यानी किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया और धार्मिक संस्थान और परिवार। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? जवाब जल्दी से दीजिए। कुछ छात्र जवाब देना शुरू कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम किस प्रकार के कैसे हम इसका आंसर दें। आप याद करिए, प्राथमिक समाजीकरण के बारे में याद करिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चों का कहाँ से होता है। याद करिए कि परिवार ही एक ऐसी संस्था है जहाँ से क्या होता है कि बच्चों का प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। याद करिए आप लोग, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है परिवार वाले चैप्टर में। और परिवार का जो निर्माण, समाज का जो निर्माण होता है वो परिवार से ही होता है और समाज की सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो वो है परिवार है, जो कि आप जानते ही हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न ये है कि एक 5 वर्ष की बच्ची, इमेजिनेशन करिएगा, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में यानी कि एक पतले गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। और पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है, आपको ये बताना है कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। सी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग। और दूसरी बात करते हैं, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती है, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, वह नकल नहीं कर सकती है। एक 5 वर्ष की बच्ची है जो यह तर्क करने में विफल है कि जब पानी को एक लंबे गिलास यानी संकीर्ण पतले से गिलास में एक चौड़े बर्तन में पानी को डाला जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? जवाब जल्दी से दीजिए। बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं जवाब देने के बारे में कि कौन से ऑप्शन को मैं लगाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल जवाब दीजिए। ठीक है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, सी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग, सी कैन नॉट डू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, सी कैन नॉट सिम्बलाइज, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। सी कैन नॉट इमिटेट, वह नकल नहीं कर सकती है। सोचिए एक बार, क्या वो कौन सी चीज़ें को वो थिंकिंग नहीं कर पा रही है, मतलब यहाँ पर वो थिंकिंग कैसे नहीं कर पा रही है? तो देखा जाए तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं, इसमें ये बातें नहीं कही गई है। प्रतीकात्मक इस्तेमाल नहीं कर सकती है, ऐसी भी बातें नहीं है। और नकल नहीं कर सकती है, यहाँ पर क्या है कि वह रिवर्स नहीं कर पा रही है, सोच को एक बार बदल नहीं पा रही है, मतलब कि एक तरीके से रिवर्स नहीं कर पा रही है, वही यहाँ पर कारण है दोस्तों। आइए देख लेते हैं एक बार। कहा जा रहा है कि एक बच्ची 5 वर्ष की यह तर्क करने में विफल रहती है जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे कहते हैं कि बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रख पा रही है।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि आयतन, भार, माप तौल की जानकारी उसे है ही नहीं, और जिसके कारण वह ऐसा करने में विफल हो जा रही है। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर पा रही है, सॉरी, क्योंकि वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है और वो प्रतिवर्ती रिवर्स सोच नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि अंतर, मतलब वो अंतर नहीं कर पा रही है आयतन, भार, माप तौल के बारे में, क्योंकि उसे जानकारी है ही नहीं। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बताइएगा भी, इस प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बदलाव किसके द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर एक और बातें मैं पहले बताना चाहूँगा। दरअसल क्या होता है कि कई बार आप कुछ वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, मुझे नहीं देखना चाहिए, और यही कारण होता है जब छात्र के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि मुझे ये सब आता है, तब क्या होता है कि वो बाद में जब क्वेश्चन करता है तो उसे कुछ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो दोबारा रिवीजन नहीं करना चाहता। उसका मन करता है कि क्या देखें, बार बार वही चीज़ें क्यों देखें। देखिए, जितनी बार आप देखेंगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, जितनी बार आप देखेंगे आपको कुछ नया मिलेगा सोचने को। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एक वीडियो को कम से कम 2 बार तो देख ही लिया करें, 1 से 2 बार देख लिया करें, ठीक है। और एक बार नॉर्मल वे में देख लिया करें, दूसरी बार स्पीड में देख लिया करें। तो जिससे क्या होगा कि जैसे आप सोचिए एक बार, अगर हम 1.5 महीने तक, मतलब जो हमारे पास समय है 1 महीने 20 दिन तक, अगर हम लगातार इसी तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते रहें, तो आप सोचिए एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे सारे प्रश्न सही होने लगेंगे क्वेश्चन से ही। जब हम ऐसा तब आएगा, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण तब होगा, या हमारे मस्तिष्क का निर्माण तब होगा दोस्तों, जब हम क्या करेंगे, लगातार उसको एक बार के बजाय 2 बार देखेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी पूरी वीडियोज़ को देखते चलिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, मैं आपसे कहूँगा कि आप जब पेपर में बैठेंगे, खुद में खुद आप दूसरे दिन जब पेपर देकर आएंगे, हमें डायरेक्ट कॉल करेंगे कि सर हमने आपकी वीडियो को देखा था और बिल्कुल हमने आपके बताए हुए रास्ते पर ही हमने चला था और आज हमारे इतने मार्क्स हैं। आप स्वयं कहेंगे, ठीक है। मैं आपसे बार बार इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। प्रमोशन को छोड़िए, ठीक है। मेरा भला होगा या नहीं होगा वो सब छोड़िए। आप व्यर्थ की चिंता मत कीजिए, आप फालतू की चिंता मत करिए, ठीक है। आप अपनी चिंता करिए, ठीक है। तो आप जब अपनी चिंता करेंगे तो अपने प्रति सोचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और आपके साथ हमारा भी भला होगा या नहीं होगा वो सब समय बताएगा, वो एक तरीके परिस्थितियां पर निर्भर छोड़ देते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बदलाव किसके द्वारा होता है? रिवार्ड यानी इनाम, सांस्कृतिक उपकरण और स्कीमा और संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आप लोग इसका जवाब दीजिए कि संज्ञानात्मक। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि लेव वाइगोत्स्की साहब कहते हैं हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की जो बनावट है, हमारी संज्ञानात्मक संरचना की जो बनावट है, हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बदलाव में किसके द्वारा होता है? मतलब कब हमारी एक तरीके से जानकारी में कह सकते हैं या उसके प्रोसेस में कब बदलाव आती है हमारे थिंकिंग प्रोसेस में। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप देखें यहाँ पर इनाम से हमारे अंदर संज्ञानात्मक विकास की जो बनावट है, उससे प्रक्रियाओं में यानी कि थिंकिंग में उतना ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। स्कीमा से यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है और संज्ञानात्मक द्वंद्व से भी कोई बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व जैसी कोई बातें कही ही नहीं जा रही हैं, यहाँ पर बदलाव की बात की जा रही है। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सांस्कृतिक जो उपकरण है दोस्तों, सांस्कृतिक जो टूल्स है, यानी कि जब हम समाज से क्या होता है कि तमाम तरह की चीज़ें, जानकारियाँ कलेक्ट करते हैं या हमें मिलती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी सोच में कहीं ना कहीं बदलाव आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होता है यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। देखिए यहाँ पर ये देखिए, परिवार, समाज, विद्यालय, इन सब से हमें जानकारी जब मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारी सोच बढ़ती है। और ये सभी क्या है, ये सभी सांस्कृतिक उपकरण हैं कहीं ना कहीं। चलिए इसका भी जवाब दीजिएगा थोड़ा सोच समझ के। वाइगोत्स्की कहते हैं कि इनमें से कौन सा कारक है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए अब आप सोचिए एक बार, हमने आपको वाइगोत्स्की पढ़ाया है, कोलबर्ग पढ़ाया, आप नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वाइगोत्स्की को आप ये समझ लेते हैं कि इसको तो हमने पढ़ा ही है, हमने इनके बारे में तो जानना ही है, हम इनके बारे में तो जानते ही हैं, सारी कहानी हम इनके बारे में जानते हैं। आप जानते होंगे लेकिन आप समझते नहीं होंगे,
समझना अलग बातें हैं, जानना अलग बातें हैं। अगर आपकी समझ नहीं है तो अगर आप जानेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जानना ज़रूरी कम है। जब आप समझ जाएंगे तो जान भी जाएंगे। वाइगोत्स्की कहते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा कौन सा फैक्टर है? एक तो भाषा, दूसरा संगठन, तीसरा परिपक्वता, चौथी की बात करते हैं संतुलन। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग जवाब देते रहते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उनका जो जवाब होता है अच्छा भी होता है और कई बार गलत भी हो जाता है, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि अभी हमने कितने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6। ठीक है, जब आप 10, 12, 15 कर लेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपका सही होने लगेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि कौन सा कारक संज्ञानात्मक, आप याद करिए भाषागत जो विकास है वो संज्ञानात्मक विकास का ही एक कारक है। संज्ञानात्मक विकास का जो एक कारक है वो भाषागत विकास है। संज्ञानात्मक कारक को ही, संज्ञानात्मक कारक या विकास को ही मानसिक विकास भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है मानसिक विकास किसे कहा जाता है, ऑप्शन में संज्ञानात्मक विकास दिया हुआ है तो आपको यही लगाना है। और भाषागत विकास अगर आपसे पूछ लेता है कि किससे रिलेटेड है तो संज्ञानात्मक विकास ऑप्शन में आ जाता है, तो आपको यही लगाना है, ना कि कुछ अन्य बिंदु लगाना है, यानी कि अन्य कोई प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। समूह में चर्चा करना मतलब एक ग्रुप है, इमेजिनेशन करते चलिए मैं आपको और अच्छे से बताते चलता हूँ। समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है? समूह में चर्चा करना, सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध, मतलब यहाँ पर जो संबंध है किस कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की, प्रगतिशील कक्ष की विशेषता है, या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक क्लासरूम की व्यवस्था है, विशेषता है, या व्यवहारवादी कक्ष की विशेषता है, या शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष की है? जल्दी से बताइएगा, थोड़ा से पानी नहीं रखा हुआ है यहाँ पर और जिसकी वजह से क्या है कि आप थोड़ी सी वॉइस फंस रही है। चलिए कोई नहीं, जवाब दीजिए आप लोग कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कि कैसे इसे हमें सॉल्व करना चाहिए, जैसे शिक्षक केंद्रित तो कोई बातें होती नहीं है, ठीक है, और व्यवहारवादी अगर देखा जाए यहाँ पर क्या है, समूह में चर्चा करना, सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध यहाँ किस प्रकार की विशेषता हो सकती है? जब समूह में चर्चा की जाती है तो कैसा एक तरीके से शिक्षक छात्र के संबंध की विशेषता हो सकती है, मतलब कि वहाँ पर शिक्षक और छात्र है उसके बीच में किस प्रकार के संबंध हो सकते हैं, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कैसी विशेषता हो सकती है। व्यवहारवादी उतना ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा जहाँ पर हमने आपको बताया है कि प्रगतिशील शिक्षा में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को मारना नहीं है बल्कि सामूहिक चर्चा को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, जिससे क्या हो कि हर बच्चों का अच्छे से विकास हो सके। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा हमने आपको पढ़ाया हुआ है। बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी, मतलब कि बाल केंद्रित जो कक्षा है उस कक्ष में विद्यार्थी जो हैं अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं और कोरी पट्टी अब आर लुक्ड अपॉन एज ब्लैंक स्लेट्स। अब यहाँ स्लेट्स मतलब कोरी पट्टी का मतलब हो गया ब्लैंक स्लेट, थोड़ा से अंग्रेजी भी लेकर चलते चलिए, ठीक है। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी किस प्रकार का मतलब किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, आपको ये बताना है। जवाब जल्दी से दीजिए एक तरीके से। बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। क्या ऐसी बात है? क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे सीखते भी हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला गलत हो जाएगा। कोरी पट्टी के रूप में देख पाते हैं, क्या ब्लैंक स्लेट के बारे में बात की जा रही है? नहीं है, ठीक है। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुसरण ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बच्चों को जानने को मिलता है ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें एक तरीके से अनुभवों द्वारा, ठीक है, अनुभवों द्वारा क्या होता है, यानी कि उनको ज़रूरतों की प्रधानता दी जाती है। बच्चों को एक कार्य या कक्षा की गतिविधियों को सीखने और उनकी रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा, जवाब जल्दी से दीजिएगा। प्रश्न
देखिए प्रश्न ये है कि कोलबर्ग किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने गए यानी कि स्वयं के चुने गए नैतिक सिद्धांतों की परिभाषित की जाती है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। ठीक है, देखिए समझिएगा, मुझे लगता है कि इसका जवाब आप दे सकते हैं बड़ा ही आसानी से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, चलिए, कोलबर्ग के किस कारण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक यानी कि स्वयं के चुने हुए नैतिक सिद्धांतों की परिभाषा या परिभाषित की जाती है। अच्छा लड़का लड़की अभिन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, जवाब आराम से दे सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ट्रिक की आवश्यकता थी बस। जो छात्र थोड़ा सा ट्रिक हमारी समझ गए होंगे, हमारी बात को थोड़ा समझ गए होंगे, वे इसका जवाब बड़ा आसानी से दे देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। यहाँ पर क्या है कि नैतिक बातें की गई हैं, और जहाँ पर नैतिक से रिलेटेड बातें आ जाती हैं, कहीं ना कहीं कोलबर्ग की ही बातें ज़्यादातर सत्य होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमें लगा देना चाहिए और ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में हमने आपको कितनी बार पढ़ाया है। अब मैं इसकी एक वीडियो भी लेकर आ रहा हूं और आप इसको कल शाम को देख लीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं कि वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने और उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, कौन सी बुद्धि होती है, ऐसी कौन से व्यक्ति हैं जिनके अंदर इस तरह की चीज़ें विद्यमान होती हैं। एक प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, अंतःवैयक्तिक और स्थानिक। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिएगा। कुछ छात्र सोच रहे हैं कि क्या मैं दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें तो कट जा रही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें तो ये जानते हैं कि कट जा रही है। अगर याद करिए यहाँ पर कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक तो स्थानिक के बारे में बात करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, नेचुरलिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें अंतः व्यक्ति, इंट्रापर्सनल, खुद के पर्सनल व्यवहारों को समझने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ जब व्यक्ति दूसरों को समझ रहा है तो इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक की बात की जा रही है, ना कि यहाँ पर सी की बात की जा रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाता है बी सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं दोस्तों, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। बोलने पर उन पर जुर्माना लगा देना चाहिए। और दूसरी बात कही गई, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। एनसीएफ को उल्लंघन कर रहा है ऑप्शन। ठीक है, माता पिता के घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाए माता पिता को। ये दिल्ली मतलब स्कूल, जो दिल्ली के कुछ स्कूल हैं जहाँ पर माता पिता का भी टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, समझ लीजिए उस तरह की यहाँ पूर्वाग्रह दिखाई दे रही है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब देने में आप बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर दो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। जुर्माना, फालतू की बातें, माता पिता को कहा जाए। ठीक है, माता पिता को क्या निर्देश देंगे आप? ठीक है, सोचिए एक बार, एक स्कूल माता पिता को क्या निर्देश देगा? ठीक है, अब स्कूल इतने बड़े हो गए हैं कि माता पिता को समझाएं कि जैसे मतलब माता पिता क्या करें, वही भाषा में बात करें जो स्कूल में भाषा के प्रयोग होते हैं। फिर वो कहेगा स्कूल होगा, फिर वो कहेगा घर। सोचिए एक बार, वो तो फिर स्कूल बन जाएगा जहाँ औपचारिक बातें ही होंगी, क्योंकि घर पर क्या होता है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही बातें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर वहाँ पर बातें जो हो जाती हैं ए वाली सही हो जाती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हों या आप लोगों को समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन करने में आपको कहीं से कहीं तक परेशानियां ना हो रही हों, तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस सर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट करिए और लाइक वगैरह कर दिया करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइक आपके जेब से मैं लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं 25 से 50 लोग करते हैं, 2 से 3 लोग। ठीक है, कुछ ही लोग होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, जबकि लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? लड़कों को, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन को, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार व यांत्रिक गाड़ियाँ, मैकेनिकल यानी कि
जो एक तरीके से कह सकते हैं मैकेनिकल गाड़ियाँ वगैरह दी जाती हैं, और लड़कियों को गुड़िया, चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं, खिलौने, बर्तन मांजने वाली चीज़ें दे दी जाती हैं। तो इस यहाँ पर क्या बातें कही जा रही हैं? जेंडर स्थिरता है, ठीक है, जेंडर समता है, जेंडर पक्षपात है, जेंडर सशक्तिकरण है। जवाब जल्दी से दीजिएगा, जवाब जल्दी से दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जवाब वैसे आपके समक्ष है, अब इसमें भी आप देर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जेंडर पक्षपात है ना, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? लड़कियों से तुमको ये काम करना है और लड़कों से कहा जा रहा है तुमको ये काम करना है। वैसे अब हमारे देश में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी बढ़ती जा रही है, मतलब स्त्री और पुरुष के बराबर सम्मान मिल रहे हैं। अब हर तरीके से अगर देखा जाए तो पहले की सोचें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और सब कुछ बराबर चल रहा है और सही चल रहा है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल थोड़ा से गलत लोग कर रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, लड़की कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, लोग गलत करने लगे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही हर जगह सही होती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं लड़कियां भी गलत होती हैं। ठीक है, जो एक तरीके से क्या होता है, मतलब अपने जो अधिकार होते हैं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा। ठीक है, अब आप सहमत हैं या नहीं? अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि सर हमें टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, मेरा किसी को आहत पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोग गलत करते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से गलत और सही का निर्णय अब होना चाहिए। अब क्या मतलब हमेशा होना चाहिए, चाहे लड़की हो लड़के हों, सभी को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए और बराबर एक तरीके से अधिकार दिया जाना चाहिए। और बराबर अगर कोई भी गलत करे, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, सभी को बराबर एक तरीके से दंड देना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, व्यवस्थाएं बनेंगी और तभी लोगों में विश्वास कानून के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरा सोचना ये है। ठीक है, मैं कभी टारगेट नहीं करता किसी चीज़ का, मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत सोच नहीं होती है कि मैं लड़कियों को टारगेट करूं या लड़कों को टारगेट करूं। मेरा मानना ये है कि जो चीज़ें इक्वालिटी हैं, जितना ज़्यादा इक्वालिटी होंगी उतना ज़्यादा अच्छाइयाँ होंगी। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, मतलब हमें एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। ठीक है, ना तो यहाँ कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, बस ये है कि एक दूसरे का हमें सम्मान बनाकर, एक दूसरे का हमें अच्छे तरीके से व्यवहार करके हमें चलना चाहिए। बाकी हर व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी है, वो अपने तरीके से जिए, यही उसका मौलिक अधिकार भी कहता है। एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने या व्यक्तिगत बात को क्या प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए? एक टीचर को बच्चों को अपने आप से बातचीत करने का या व्यक्तिगत बोलने का, मतलब खुद की बात रखने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? मतलब उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देता है। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग कर सकता है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वयं नियमन सुसाधित होता है। और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दे दीजिए। कुछ छात्र सोच रहे हैं कि इसका जवाब तो बिल्कुल आसान है सर, इतना देर क्यों लगा रहे हैं? तो बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 15वां, आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि हमने देखा है कि आधे घंटे से ज़्यादा आप नहीं रुक पाते हैं, फिर आपका मन करता है चलो चलते हैं। ठीक है, बस इतना ही करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य का परीक्षण करना, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचन अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्च श्रेणी की चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। दरअसल क्या होता है, आपके प्रश्न गलत क्यों होते हैं? क्योंकि आप प्रश्न को पढ़ते नहीं हैं। जब तक आप पढ़ने के प्रश्न को आदत नहीं डालेंगे तब तक क्या होगा कि आपका प्रश्न गलत होता रहेगा और जो प्रश्न आता भी रहेगा, मतलब जो आता भी रहेगा वो भी कहीं ना कहीं एक आध बार गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रश्न की आदत डालना चाहिए पढ़ना। जब मैं पढ़ते रहता हूँ उस समय आप भी अपने मन में थोड़ा से पढ़ते रहा करें और समझते रहा करें। ठीक है, जवाब जल्दी से इसका दीजिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन सा कथन
कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये है कि सही नहीं पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए तो उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उसका परीक्षण करना, विद्यार्थियों के प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य ये है कि उनका परीक्षण करना। कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, टीचर स्टूडेंट कभी भी पूछेगा तो वो हमारी जांच नहीं करेगा। ठीक है, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं जानने की जिज्ञासा होगी। ठीक है, तो इस तरह के इसके वजह से वो प्रश्न पूछेगा। बाकी 15 क्वेश्चन और हैं, लेकिन अब हम कल ही करेंगे क्योंकि समय हो गया है। और जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस फिर कल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की भावनाओं को, लेकिन क्या किया जाए। ठीक है, हमारी मजबूरी ये है कि प्रत्येक छात्रों को सिलेक्शन दिलाने के लिए हमने भी प्रतिज्ञा किया है, और हमने सोचा है कि जो हमने प्रतिज्ञाएं ली हुई हैं, जो आपसे प्रॉमिस हमने किया हुआ है, उस प्रॉमिस को मैं पूरा करूं। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में क्या हो जाता है कि हमारे आपके जो रिलेशन इतने अच्छे बने हुए हैं वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो काम हमें पूरा अच्छे से करके देना चाहिए। यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और इसलिए हमें संडे को भी क्लास रखना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी कोई बातें नहीं हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, यदि हम समय से पूरा आपको करके नहीं देंगे तो फिर हमें भी कहीं ना कहीं हमारे भी मन में ऐसे विचार आएंगे कि हमने न्याय नहीं किया, हमने अच्छे से बोला था, हमने बहुत अच्छे से बातचीत किया था प्रत्येक छात्रों का एडमिशन लेते समय, और उसके बाद भी सभी को हमने विश्वास दिलाया था, और आज हम उनके विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं। ठीक है, बस यही कारण है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जिस तरह से आपका विश्वास हम पर बना हुआ है आपका विश्वास टूटे। ठीक है, तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपका विश्वास मेरे ऊपर से हटे। ठीक है, मैं हमेशा चाहता हूं कि जिस विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं उसी विश्वास के साथ आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। कोई भी छात्र कभी बहुत सारे छात्र कई बार ये सोचते हैं कि यहाँ से क्लास करने के बाद, यानी कि चले जाने के बाद, क्या सर से हम मिल सकते हैं नहीं, कोई मदद मांगेंगे तो क्या सर हमें दे सकते हैं कि नहीं। मैं आपको इस बात से श्योर करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि आप कभी भी आज से 10 साल बाद भी अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, अगर आपको हमारी आवश्यकता होगी, तो मैं आपको जो भी सहायता होगी, जिस प्रकार की सहायता आपको मेरी चाहिए, मैं ज़रूर आप लोगों को करूँगा। आप ही नहीं, कोई भी छात्र होगा और कभी भी ऐसा हमसे इस उम्मीद से अगर मदद की गुहार लगाता है तो निश्चित तौर पर मैं उसकी मदद करूँगा हमेशा भी। ठीक है, कभी भी मेरे अंदर ऐसे बदलाव नहीं आएंगे, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कभी मेरे अंदर ऐसे बदलाव आए भी ना। ठीक है, बाकी आप लोगों की जो दुआएं हैं मुझे पता है कि वो हमें आगे बढ़ाती हैं। बाकी आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।